हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आर्टिकलशिप वर्चुअल जो हमारी चल रही है इसके अंदर ऑलरेडी 3 वीडियो हम कवर कर चुके हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से हम लोगों ने उसको कवर करा है। एंड होपफुली आप लोगों को भी उतना ही मजा आया होगा जितना मेरे को मजा आया है उस वीडियो को बनाने में। तो हमने जो पहली वीडियो कवर करी थी उसमें हमने बेसिक अकाउंटिंग एंट्री समझी थी कि अकाउंटिंग एंट्री किस तरीके से होती है। उसके बाद हमने टैली को समझा। उसके बाद हमने जो हमारा एक्सेल है उसको समझा। एक्सेल को समझना इसलिए ज्यादा जरूरी था एज ऑफ नाउ, क्योंकि हम जितनी भी बाकी की चीजें करेंगे वो सारी की सारी एक्सेल के ऊपर करेंगे। अगर आपको एक्सेल नहीं आता इन केस तो आपके लिए बाकी की जो चीजें हैं, मतलब फाइनेंशियल बनाना, जीएसटी के ऊपर काम करना, वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए एक्सेल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर कॉमर्स और इन योर प्रोफेशनल करियर। जहां पे भी आप किसी भी जगह पे काम कर रहे हो, एक्सेल बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए, आपको आना। तो इसलिए हमने एक्सेल के ऊपर हमने बात करी। अब हम एक्सेल के थ्रू किस तरीके से, मतलब एक्सेल अब हमने सीख लिया थोड़ा बहुत, हमको आ गया अब एक्सेल। तो अब एक्सेल के थ्रू अब किस तरीके से फाइनेंशियल बनाएंगे उसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो फिर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी मैंने, मतलब इस सीरीज के अंदर नहीं, इसके अलावा एक वीडियो बनाई थी इसके अंदर मैंने समझाया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरीके से रीड करनी है आप लोगों को। ठीक है, आप लोगों को किस तरीके से समझना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, तो काफी डीप में जाके मैंने समझाया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है इनकेस, तो आप उसको भी देख सकते हो आई बटन पे क्लिक करके। वो इसके अलावा है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरीके से रीड करनी है, समझनी है किस तरीके से, उसके अंदर वो सारी चीजें बताई हुई है मैंने। लेकिन किस तरीके से बनानी है उसके बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर पर्टिकुलरली बात करेंगे। तो यार इस वीडियो को मैं 2 पार्ट के अंदर बेसिकली डिवाइड करूंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने को। यानी कि एक में मैं बात करूंगा कि कंपनीज की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, यानी कि हम शेड्यूल 3 जो हम फॉलो करते हैं वो किस तरीके से फॉलो करते हैं जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। उसके बाद मैं बात करूंगा एक जब इंडिविजुअल या जो ट्रस्ट हो गया, पार्टनरशिप फॉर्म हो गई, उसकी किस तरीके से हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसकी किस तरीके से बनती है उसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि यार देखो, कंपनीज की जो होती है वो शेड्यूल 3 बिल्कुल डिफरेंट होता है, और जो इंडिविजुअल या जो फॉर्म होती है, पार्टनरशिप फॉर्म होती है या जो ट्रस्ट होता है, उनका जो फॉर्मेट होता है वो कहीं पे भी डिफाइन नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम एक अपनी तरफ से जो मर्जी फॉर्मेट बना सकते हैं, जो भी जनरली अकाउंटिंग एक्सेप्टेबल फॉर्मेट है वो हम बना सकते हैं। और जितनी भी चीजें हैं, जो भी हमें रूल्स जो फॉलो करने होते हैं, सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने होते हैं। जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है उसको फॉलो करना होता है। वहीं पर ही कंपनी एक्ट में भी बात करूं तो वहां पर भी दोनों सेम है। मतलब वहां पे आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी मिलेंगे, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी मिलेंगे। तो जो भी कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है उसके हिसाब से आपको शेड्यूल आपको उस हिसाब से सेलेक्ट भी करना पड़ेगा। शेड्यूल 3 के अंदर भी 2 पार्ट होते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। तो उस हिसाब से पार्ट 1 या पार्ट 2 सेलेक्ट करना पड़ेगा। दूसरी जो चीज है, आपको इंडेस या एएस अकॉर्डिंग टू द कंपनी उस हिसाब से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने बोला आप लोगों को कि हम 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करेंगे हमारे फाइनेंशियल को बनाने में। तो पहला हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे एएस, यानी कि हमारे जो बाकी की जो मतलब जो इंडिविजुअल है या जो फर्म है या फिर जो हमारे ट्रस्ट है उसके बारे में हम बात करेंगे एक वीडियो के अंदर। दूसरे वीडियो में हम बात करेंगे कि कंपनीज जो है हमारी वो किस तरीके से बनाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जो हमारा जो पहला वाली जो कैटेगरी है, इंडिविजुअल वाली और जो ट्रस्ट और फर्म वाली। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि कंपनीज के जो शेड्यूल 3 के हिसाब से किस तरीके से फाइनेंशियल बनते हैं। तो जो हम पहले जो हमने टैली के अंदर हमने जो कवर करे थे, याद होगा आपको अगर आपने टैली वाली वीडियो देखी है। इनकेस अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी तीनों, तो आप अगेन मैं लिंक दे दूंगा आपको आई डिस्क्रिप्शन में, मतलब डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हो उसको। आप लोगों ने इनकेस नहीं देखी है तो उसके अंदर हमने टैली के अंदर हमने कुछ फाइनेंशियल बनाए थे, मतलब कुछ अकाउंटिंग एंट्रीज करी थी वहां पे और कुछ चीजें बनाकर हम लोगों ने रेडी करी थी। तो उसी को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हुए उसके बेसिस पर ही आज हम फाइनेंशियल बनाएंगे। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं फाइनेंशियल किस तरीके से बनते हैं। तो दोस्तों मैं आपको छोड़ के गया था यहाँ टैली तक, जो हमारी टैली वाली वीडियो थी उसके अंदर। इसके बाद हम बात करने वाले हैं, जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया, कि हम टैली से किस तरीके से फाइनेंशियल बनाएंगे उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। होपफुली आप एक्साइटेड होंगे किस तरीके से बनना है उसके लिए। तो अब हम आगे समझते हैं किस तरीके से करना है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अपने टैली का जो भी आपने टैली बनाई है उसको ओपन कर लेना। जैसे हमारी टैली थी, यहाँ पे पहले मैं पेस्ट कर लेता हूँ इसको, तुषार एंड कंपनी को। तो यहाँ पे मैं अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल देता हूँ। ठीक है, तो हमने ये टैली बनाई थी, हमने आपको याद हो तो हमने टैली वाली बनाई थी जिसके अंदर हमारी ये बैलेंस शीट थी, ये पी एंड एल था। ठीक है, ये तो शॉर्टकट आपको समझ में आ गए होंगे कैसे जाना है आपको बी और पी से। ठीक है, जो भी हमारा हाईलाइट हो रहा है उससे। उसके बाद हम जैसे बी तो पी, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारा 8,000 का प्रॉफिट आ रहा था। बैलेंस शीट हमारी 1,34,800 की है, बहुत ही हेल्दी बैलेंस शीट नजर आ रही है। ठीक है, तो ये है। अभी हमने आप देखोगे हमने एंट्री तो हमारी 31 मई 2021 तक, बट हम ये समझेंगे कि बेसिकली हम ये सोचेंगे कि हमारा ये पूरा फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो गया है। अभी हम ये अज्यूम कर रहे हैं पूरा फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, ट्रायल बैलेंस में आ जाना है। तो ट्रायल बैलेंस में आप आओगे तो उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। जैसे मान लो आपको बैलेंस शीट और पीएनएल आप देखोगे तो आप ना डायरेक्टली यहां से भी आप बैलेंस शीट और पीएनएल ले सकते हो। यानी कहने का क्या मतलब है, मान लीजिए आप पीरियड सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है,
पीरियड पूरा सेलेक्ट कर लीजिए आप 31 मार्च तक। अब आपको क्या करना है, जहां पर भी आपको ये लेना है, जैसे मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से ये जो पाथ है इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। पाथ को कॉपी कर लेना है। अब आपको क्या करना है, जो जहां पर भी मतलब बेसिकली जहां पर भी आपको एक्सपोर्ट करना है, आपको क्या दबाना है, ऑल्ट ई। जैसे आप ऑल्ट ई दबाओगे, लैंग्वेज पूछेगा, लैंग्वेज में डिफॉल्ट कर देना। आपसे पूछेगा किस फॉर्मेट में आपको चाहिए ये, तो या तो आप पीडीएफ में ले सकते हो या फिर इसको एक्सेल में ले सकते हो, पीडीएफ या एक्सेल, ठीक है। इसको हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो मैं अभी चाहता हूं कि ये एक्सेल में आए। उसके बाद अगर मेरे को एक्सपोर्ट लोकेशन जो भी डालनी है इसके अंदर मैं लोकेशन डाल दूंगा, ठीक है। अब मेरे को जो भी नाम चाहिए नाम वाम करके ओके 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 एक्सपोर्ट, ठीक है। तो आप देखोगे जब मैं इसको खोलूंगा तो देखो आपके पास बैलेंस शीट आपके सामने आ गई, दिखाई दे रहा है, बढ़िया लग रही है बैलेंस शीट, रेडी। बैलेंस शीट आपके सामने आ गई जो भी आपने बनाई थी, ठीक है। तो आपके पास एक तो ये तरीका है, अगर आपको ये पसंद है तो आप इसको भी यूज कर सकते हो, ऐसा कोई मना नहीं है, बट प्रोवाइडेड आपकी सारी चीजें बढ़िया तरीके से यहाँ पे फिटेड हो। तो ये आपकी बैलेंस शीट आ गई। इसी तरीके से आप पीएनएल में जाओगे, पीएनएल को ओपन कर लो, पीएनएल को जब आप ओपन करोगे ऑल्ट ई दबाओ एक्सेल के अंदर, ठीक है। इसको लोकेशन ठीक करो, इसकी लोकेशन आपको पता है ना कैसे डालनी होती है, कंट्रोल ऑल्ट वी से यहाँ पे पेस्ट होता है, ठीक है। वहां पे कंट्रोल सी से कॉपी करा है, यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट वी से पेस्ट करा। कोई भी डाउट है आपको किसी भी चीज को लेकर तो आप अगेन मतलब मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसको यहाँ पर आपने एक्सपोर्ट करा, ठीक है। तो ये हमारा बैलेंस शीट ये रही, पी&एल हमारा ये खुल गया। तो आप देखोगे पी&एल हमारा बढ़िया तरीके से बन के आ गया है मेरी कंपनी का, तुषार एंड कंपनी का, ठीक है। तो बस यार ये सारी चीजें थी जो इसके अंदर आपको फाइनेंशियल बनाना था। तो ठीक है, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नहीं यार अभी आपको समझना है आगे की चीज। अभी क्या है बेसिकली आपने ये तो आपका तरीका होगा जिसके अंदर आपने बेसिक चीजें निकाल ली, लेकिन आपको क्या है, आपको ये तरीका भी मैं ऐसे नहीं कह रहा, मना नहीं कर रहा कहीं से भी कि गलत तरीका है, बिल्कुल सही तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। बट कभी कभार क्या होता है कि काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं, ये तो क्या है कि आपको जो फाइनेंशियल है हमारे बड़े ही इजी फाइनेंशियल है, तो इसका कोई चैलेंज नहीं था, ठीक है। पीएनएल बन गया, बैलेंस शीट बन के आ गया हमारे हाथ में, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, हमने ये इस तरीके से बन गई। लेकिन कभी कभी क्या होता है, फाइनेंशियल बहुत बड़े होते हैं जिसके अंदर चीजें ऐसी होती हैं कि आप इस तरीके से नहीं कर सकते काम, आपको प्रॉपर तरीके से ट्रायल बैलेंस निकाल के उसके बाद उसके फाइनेंशियल बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो रीजन बहुत सारे होते हैं उसके, ठीक है, काफी सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को उसी तरीके से सिखाऊंगा किस तरीके से आप लोगों को फाइनेंशियल बनाने हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे टैली में जाते हैं। ट्रायल बैलेंस के लिए क्या शॉर्टकट है, डिस्प्ले में गए, उसके बाद ट्रायल बैलेंस आपने इसको ओपन कर लिया। ओपन कैसे करते हैं, ऑल्ट F1 से, ठीक है। ऑल्ट F1 से आपने ओपन करा, आपके पास ये सारी डिटेल आ गई यहाँ पर। इसको आपने प्रॉपर 1 अप्रैल से मार्च तक आपने क्या करा, इसको खोल लिया, तो आपके पास सारी डिटेल आ गई है यहाँ पर, ठीक है। जो एंट्रीज हैं, जो चीजें हैं, वो सारी चीज यहाँ पर आपके पास आ गई है। आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको एक्सपोर्ट कर लेना है, एक्सपोर्ट करना है इसको, उसका फॉर्मेट यहाँ पे ठीक कर लेना है। उसके बाद ट्रायल बैलेंस भी ठीक है, ओके एंटर, एक्सपोर्ट हो जाएगा ये, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी चल रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीजें आपको बता चुका हूं मैं। तो यहाँ हमारे पास ट्रायल बैलेंस एक्सपोर्ट होकर आ गया है हमारे सामने, ठीक है। एक्सपोर्ट होकर आ गया। अब हमें क्या करना है, इस ट्रायल बैलेंस को हमें एक फॉर्मेट में आप लोगों को देता हूँ फाइनेंशियल बनाने के लिए, तो ये मैं आप लोगों को दे भी दूंगा। तो ये फॉर्मेट है बेसिकली। तो इसमें क्या है, आपका जो ये फाइनेंशियल बनाने के लिए फॉर्मेट है, फॉर्मेट बेसिकली क्या है कि फॉर्मेट कहीं पर भी डिफाइन नहीं है, ठीक है। ऐसा कोई नहीं है कि फॉर्मेट कहीं पर डिफाइन है, ये जस्ट मैं आप लोगों को ये फॉर्मेट दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से फाइनेंशियल बनते हैं, ठीक है। और ये फॉर्मेट बेसिकली क्यों डिफाइन नहीं है, क्योंकि देखो आप कंपनीज के लिए तो डिफाइंड है शेड्यूल 3 के अंदर। आप शेड्यूल पार्ट 1 में जाओगे तो उसके अंदर एएस के फाइनेंशियल है, और पार्ट 2 में जाओगे तो इंडियस के फाइनेंशियल है, ठीक है। तो पार्ट ए के अंदर एएस के और पार्ट 2 के अंदर इंडियस के। तो यहां पर क्या है, उसी तरीके से इंडिविजुअल या ट्रस्ट या फॉर्म के लिए कोई भी एज सच फॉर्मेट डिफाइन नहीं है किसी भी एक्ट के अंदर, बट प्रोवाइडेड आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको फॉलो करने पड़ेंगे इसके अंदर। तो वो उन्हीं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं आपको फाइनेंशियल बनाने, बैलेंस शीट और पी&एल बनाने। तो देखोगे आप ये फॉर्मेट भी सही है, और ये वाला जो फॉर्मेट है जो आपने पढ़ा हुआ है 11th 12th क्लास के अंदर, जो पढ़ रहे होंगे आप आईपीसीसी सीपीटी फाइनल्स के अंदर, तो फॉर्मेट आप ये वाला पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो लेकिन बट फॉर्मेट इस तरीके से ही बन सकता है जिसके अंदर आप सोर्स ऑफ फंड्स लिख सकते हो, इस तरीके से एप्लीकेशन ऑफ फंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी आपका बैलेंस शीट इस तरीके से आप मैच कर सकते हो, तो ये भी वैलिड है, ऐसा कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। तो बैलेंस शीट आप इस तरीके से भी दिखा सकते हो, इस तरीके से भी दिखा सकते हो। तो अभी हम इस फॉर्मेट को समझते हैं किस तरीके से करा हुआ है। तो पहले क्या करा, सोर्स ऑफ फंड लिखा, यहाँ पे जो भी सोर्स ऑफ फंड है, तो सोर्स ऑफ फंड क्या हो सकते हैं, कैपिटल हो सकती है और कोई मेरा लोन हो सकता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म लोन हो गया, ठीक है, यहाँ पे उसकी बात हो रही है। तो जो भी लॉन्ग टर्म लोन हो गया वो हो गया मेरा। तो यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा डाल देता हूँ, जैसे कैपिटल हो गई और लॉन्ग टर्म लोन हो गया, ठीक है। लॉन्ग टर्म लोन हो गया,
उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, यानी कि जो ऊपर वाला जो पैसा है वो कहाँ लगा हुआ है। तो जो भी मेरा लॉन्ग टर्म फंड है या फिर जो भी मेरा कैपिटल है वो सारे के सारे क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म फंड होते हैं। बेसिकली लॉन्ग टर्म मेरी लॉन्ग टर्म की चीज होती है। तो उसी तरीके से अगर मैं एप्लीकेशन ऑफ, आप देखोगे जो मेरा अप्लाई हो रखी है दोनों चीजें, लॉन्ग टर्म लोन और कैपिटल, वो कहाँ कहाँ पे अप्लाई हो रखी है। एक तो मेरा फिक्स सेट्स और करंट असेट्स, ये वो जगह पे हम अप्लाई कर सकते हैं हमारे लॉन्ग टर्म चीजों को। तो लेकिन करंट असेट्स के अंदर से जो करंट लायबिलिटी अगर आप माइनस करोगे तो वो नेट में आप यूटिलाइज कर रहे हो। कहने का क्या मतलब है, आपने जो भी फिक्स एसेट्स आपके पास जो था, ठीक है, जो भी आपके पास फिक्स एसेट्स था उसमें से उस प्लस जो भी आपकी नेट वर्किंग कैपिटल है, जो भी आपकी नेट वर्किंग कैपिटल है वो आप फाइनेंस करोगे थ्रू कैपिटल फंड। ठीक है, तो आप अगर मतलब करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी आप करोगे और आपके पास जो भी आएगा उसको नेट वर्किंग कैपिटल बोलेंगे। तो नेट वर्किंग कैपिटल प्लस फिक्स्ड एसेट्स इज इक्वल टू योर सोर्स ऑफ फंड्स। ठीक है, उसके बाद नीचे आप देखोगे इस तरीके से आपके जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे, अगर आप फाइनेंशियल साइन कर रहे हैं तो इस तरीके से चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिटेल आ जाएगी। ठीक है, यूडिन आपको पता है कंपलसरी है जनरेट करना किसी भी फाइनेंशियल को साइन करने से पहले। उसी तरीके से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये डिटेल आ गई, यहाँ पर प्लेस आ गया। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे साइड में देखूं तो यहाँ पर प्रोप्राइटर जो भी पर्सन है, जो भी प्रोप्राइटर है या जो अगर पार्टनरशिप फॉर्म है तो जो भी पार्टनर है उनके यहाँ पे साइन आ जाएंगे। यहाँ पे फॉर्म का नाम आ जाएगा, अगर दो पार्टनर है दो पार्टनरों के आप साइन करा सकते हो। फॉर्म का नाम यहाँ पर आ जाएगा, प्रोप्राइटर के यहाँ पर लिखा आ जाएगा कि कौन है, उसकी डेजिग्नेशन क्या है। ठीक है, इस तरीके से बना आपके फाइनेंशियल। आपके फाइनेंशियल में यहाँ पर ये फॉर्मेट है यार, इसको अपने तरफ से मॉडिफाई कर सकते हो। जस्ट ये फॉर्मेट ऐसा कोई नहीं है कि फॉर्मेट कोई डिफाइंड फॉर्मेट है कहीं पर, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जस्ट आप अपनी तरफ से जो भी फॉर्मेट बनाना चाहते हो वो बना सकते हो। जस्ट मेरा फॉर्मेट है जो मैंने यूज कर रखा है। उसी तरीके से ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट हो गया। उसी तरीके से अब मैं देखूं तो यहाँ पे पीएनएल में आप आओगे तो पीएनएल का आपको इस तरीके से फॉर्मेट कुछ दिखाई देगा। तो सेम एज इट इज जैसे मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पे सीए के साइन वाइन सिग्नेचर आ जाएंगे, यूडिन आ जाएगा। यहाँ पर आपका जो प्रोप्राइटर है उसकी डिटेल आ जाएगी। ऊपर जो है आप अपना जो फॉर्मेट अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, अपने हिसाब से आप अपना फॉर्मेट बना सकते हो यहाँ पर। और यहाँ पर आपका आ गया ऊपर जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो आ गया, नीचे जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप बाय अदर इनकम भी लिख सकते हो, जो भी आपकी अदर इनकम है वो यहाँ पे आ जाएगी आपकी। और इस तरीके से आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बन जाएगा। उसके बाद मान लो आपको कोई नोट्स देना है, जैसे यहाँ पर क्या है, आप चाहते हो कि कोई यहाँ पर आपको ये सारी चीजें नहीं लिखनी है यहाँ पर। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे मैं शेड्यूल का नोट दे सकता हूँ कि कौन कौन से मेरे शेड्यूल के अंदर, जैसे मान लो मेरे को शेड्यूल को रेफर करवाना है कोई, जैसे यहाँ पे मान लो कि जैसे बैलेंस शीट में आपको पहले मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है। जैसे अदर करंट असेट्स है, तो अदर करंट असेट्स के अंदर काफी सारी चीजें हो सकती हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको रेफरेंस दे सकता हूँ। इसका 2 रेफरेंस यहाँ पे दे दिया मैंने, या नोट्स टू अकाउंट्स में आया और अदर करंट असेट्स के अंदर मैंने 2 दे दिया इसको। तो अपने हिसाब से मैं कर सकता हूँ इस चीज को अकॉर्डिंगली। मतलब जैसे मान लो इसके अंदर करंट असेट्स के अंदर 10 चीजें हैं, तो यहाँ पे सारी 10 चीजें आ जाएंगी। अब यहाँ पे बैलेंस शीट में आप 10 चीजें नहीं दिखा सकते ना, तो उसका रेफरेंस यहाँ से आप लिंक लगाओगे और वहां पर टोटल लगा दोगे उसका। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आए, यहाँ पर आपने टोटल लगा दिया। अभी आप लोगों को सिखाऊंगा वैसे किस तरीके से करना है, बट स्टिल मैं आप लोगों को बताते हुए चल रहा हूँ किस तरीके से होती हैं सारी चीजें। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ कैपिटल है, तो कैपिटल का आप पूरा शेड्यूल नोट बना सकते हो। इसके अंदर देखोगे आप यहाँ पे पूरा कैपिटल आ गई है, 20-21 लिखा हुआ है, इसको 21-22 कर देते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो गया। उसके बाद ठीक है, तो ये पीएनएल हो गया। नोट्स टू अकाउंट्स, यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट्स कोई भी आपके यहाँ पे अगेन जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर आपको कोई रेफरेंस, यहाँ पे सारे के सारे खर्चे नहीं लिखने हैं आपको। यहाँ पे जैसे मान लो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, यहाँ पे आपने लिख दिया एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पे अंदर जाकर आप नोट्स दे सकते हो। जैसे यहाँ पर आप बोल सकते हो कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में क्या क्या चीजें आती हैं। तो जैसे मान लो यहाँ पर आपने बोल दिया, ठीक, तो सैलरी एंड वेजेस आ गया। ठीक है, सैलरी एंड वेजेस आ गया। उस हिसाब से आपने यहाँ पे बोल दिया, जैसे मान लो कि स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस, ठीक है, आपने कोई वेलफेयर करा है वो आ गया यहाँ पर। उसी तरीके से जैसे मान लो आपने क्या बोला, आपने बोला कि इसके अंदर आपने पीएफ एंड ईएसआई जमा कराया, डिपॉजिटेड, ठीक है, वो यहाँ पर आ गया। तो इसी तरीके से जो भी आपको लगता है कि जो भी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है वो यहाँ पर आ गए। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली यहाँ पे लिंक दे सकते हो कि जो भी आपने टोटल करा, यहाँ पे टोटल लगाकर यहाँ पे लिंक दे सकते हो। ठीक है, अभी आप लोगों को समझा रहा हूँ मैं किस तरीके से करना है आपको, बट किस तरीके से आगे ऐसे ऐसे चलेंगे हम, आप लोगों को और ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। बट स्टिल मैं आप लोगों को बताता चल रहा हूँ किस तरीके से करना है। अब क्या करना है हम लोगों को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए सबसे पहले आपने जो ट्रायल बैलेंस निकाला था, आप लोगों ने जो ट्रायल बैलेंस निकाला था, इसको वहां पे डाल देना है, वहां पर आपको उठा लेना है। आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करके मूवर कॉपी करोगे, और मूवर कॉपी जब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपकी जो भी वो शीट का नाम होगा वो यहाँ पर आ रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप यहाँ पे मूव टू एंड, यहाँ पे क्रिएट कॉपी, ओके। तो उससे क्या होगा, ये शीट वहां पे ट्रांसफर हो गई। तो हमारे पास ये शीट आ गई है अब यहाँ पर।
ठीक है, तो हम एक एक करके अब चीजें बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम P&L की चीजें बनाते हैं। P&L के अंदर अगर आप देखोगे, सबसे पहले तो यहाँ पर इसको शेड्यूल को हटा देते हैं। ओपनिंग स्टॉक तो मेरे पास जीरो था क्योंकि बिजनेस इस साल हमने स्टार्ट करा है। ठीक है, बिजनेस इस साल हमने स्टार्ट करा है, ओपनिंग स्टॉक जीरो था। परचेजेस की अगर मैं बात करूं तो परचेजेस की अगर मैं बात करूं, इसको यहाँ पे उठा के रख लेते हैं। उठा के कैसे रखा मैंने, ये माउस जो लेफ्ट क्लिक है उसको उठाकर, मतलब यहाँ से दबाकर यहाँ तक लेकर आ गया इसको। बस मैं परचेजेस के अंदर इक्वल टू मैंने दबाया, तो परचेजेस जो मेरी आ रही है वो आ रही है 20,000 की। तो मैंने इसके ऊपर इक्वल टू दबा के जहां पे भी आपको लिंक देना है वो आप लिंक दे सकते हो। इक्वल टू दबा के जहां पर भी आपको लिंक देना है आप लिंक दे सकते हो। एक्सेल आपको आ गया बेसिक, तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, उसी हिसाब से। अच्छा, आपको एक चीज मैं बताना भूल गया, ऊपर जो चीजें आ रही है ऑर्गेनाइजेशन नेम, एड्रेस और ये सारी चीजें आपको डालनी जरूरी है। ठीक है, सो दैट आपकी फाइनेंशियल पूरी तरीके से कंप्लीट हो सके। जैसे यहाँ पे मेरी जो है तुषार एंड कंपनी, ये मैंने डाल दिया। एड्रेस मैंने डाल दिया जो भी है मेरा, न्यू दिल्ली। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस आ गया, जो भी मेरा पैन नंबर है वो मैंने डाल दिया। ठीक है, तो ये मैंने चीजें डाल दी यहाँ पर। उस तरीके से यहाँ पे भी मैं डाल दूंगा बैलेंस शीट के अंदर भी। तो पॉइंट क्या है यहाँ पर, आपको मैंने जस्ट बता दिया कि किस तरीके से करना है। यहाँ पर सेल्स जो है मेरी, सेल्स में उठाऊंगा यहाँ से, सेल्स में उठाऊंगा यहाँ से, लिंक लगाऊंगा, 42,000 मेरी सेल्स आ गई। तो यहाँ पे मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है वो 42,000 का आ रहा है और क्लोजिंग स्टॉक मेरा जीरो है। ठीक है, तो जीरो यहाँ पे मैं लिख दूंगा। मेरा जो आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट वो आ रहा है 42,000 का, ये भी 42,000 हो गया। ऑटोमेटिकली सारे लिंक लगे हुए थे इसलिए इसने सारी चीजें कैलकुलेट कर ली। यहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट उठाया इसने। अदर इनकम मेरी जीरो है। उसके बाद अगर मैं ट्रायल बैलेंस में आऊँ तो मेरे क्या क्या खर्चे हुए हैं, वेजेस हुए हैं, डेप्रिसिएशन हुआ है, इनकम टैक्स और यूटिलिटी एक्सपेंस। सबसे पहले तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो भी एक्सपेंसेस हैं मेरे, इसको मैं सिर्फ डेप्रिसिएशन को छोड़ के, जैसे यूटिलिटी एक्सपेंस हो गया। ठीक है, यूटिलिटी एक्सपेंस हो गया मेरा 2,000 का, इसको मैं लेकर आया। अभी इसको छोड़ते हैं। इनकम टैक्स का मेरा खर्चा हो गया, तो यहाँ पे इनकम टैक्स को भी मैं डाल सकता हूँ। चाहूँ तो मैं इसको इनकम टैक्स जो इसका जो खर्चा हुआ है इसको मैं कैपिटल से भी रिड्यूस कर सकता हूँ, चाहूँ तो यहाँ से भी दिखा सकता हूँ, जैसे आपकी इच्छा हो उस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या है खर्चा, और उसके बाद वेजेस का खर्चा है। तो वेजेस हमने जो है, अच्छा वेजेस को भी हमने डायरेक्ट एक्सपेंस माना था। ठीक है, तो वेजेस को हम यहाँ पे डाल देते हैं। वेजेस को यहाँ डालेंगे तो ठीक है, तो ये मैंने इसको माइनस। ठीक है, तो इस तरीके से आ गया। ये एक्सेल मैंने आपको सिखाया रखा है इसलिए थोड़ा सा तेज चल रहे हैं हम। एक्सेल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप लोगों ने अगर वीडियो नहीं देखी एक्सेल वाली तो आप वो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। ठीक है, तो ये क्या करा मैंने, आप यहाँ पे देख सकते हो फॉर्मूला लगा रखा है ये। ठीक है, तो फॉर्मूले ऑलरेडी लगे हुए हैं इसके अंदर, और ये ऑलरेडी फॉर्मूले हम सीख चुके हैं हमारी एक्सेल वाली क्लास के अंदर। नहीं समझ में आएगा तो आप ऑलरेडी वो जाके वीडियो देखो, तब आपको चीजें समझ में आएंगी। बट स्टिल मैं आपको यहाँ पे भी बता देता हूँ कि क्या कर रखा है यहाँ पे 42 में से जो ऊपर वाली चीजें सारी माइनस कर दी, तो जो माइनस करी क्या आएगा मेरा ग्रॉस प्रॉफिट। 42,000 कैसे निकल के आया था, सबको टोटल करके। ठीक है, अब ये मेरा आ गया इसको सबको टोटल करके, तो मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट आया 17,000 का, इसमें से मैं क्या करूंगा, यूटिलिटी एक्सपेंस मेरा माइनस हो जाएगा। डेप्रिसिएशन अभी मैं कैसे, डेप्रिसिएशन शेड्यूल बनेगा मेरा, इसको मैं हटा देता हूँ। इसको हटाया कैसे, शॉर्टकट है इसका, शिफ्ट स्पेस देन कंट्रोल माइनस, या छोड़ो इसको, मतलब इतना लंबा शॉर्टकट, इतने लंबे उसमें मत जाओ आप। राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करोगे आप, यहाँ पे पूछेगा डिलीट, इसको डिलीट कर दिया बस। ठीक है, या अगर आप तो इस तरीके से आप इसको डिलीट कर सकते हो। तो हम बात कर लेते हैं डेप्रिसिएशन शेड्यूल के बारे में। जो डेप्रिसिएशन शेड्यूल किस तरीके से बनना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने डेप्रिसिएशन शेड्यूल का फॉर्मेट हमारे पास ये रहा, तो इसको लेकर आते हैं। तो हमारे पास जैसे ऑलरेडी, जैसे हमें पता है मशीन हम लोगों ने परचेज करी थी, तो हम लोगों ने परचेज करी थी मशीन, तो हम यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी में हम यहाँ पर आए थे। अब जनरली क्या होता है, यहाँ पर आप कोई भी डेप्रिसिएशन रेट लगा सकते हो, लेकिन अभी हम जो डेप्रिसिएशन रेट यूज कर रहे हैं वो एज पर जो इनकम टैक्स जो डिफाइन कर रखा है वही हम सेम रेट यूज करते हैं यहाँ पर जनरली। ठीक है, तो अभी हम ये मानते हैं कि 2000 यहाँ पर जो है हट गया यहाँ पर। ठीक है, मोर देन, मतलब ओपनिंग बैलेंस तो जीरो था इसके अंदर। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या ये मोर देन 180 डेज के अंदर खरीदा हुआ है या फिर लेस देन 180 डेज के अंदर खरीदा हुआ है। तो जैसे हमें पता ही है कि हमने जो मशीन खरीदी है, ट्रायल बैलेंस में अगर मैं जाऊं तो ये रही मेरी मशीन ये रही। ठीक है, अभी हमने 8,000 प्लस 2,000, हमने 20,000 की खरीदी थी ना, तो हमने 20,000 की मशीन खरीदी थी यहाँ पर। तो अब ये मान रहे हैं कि 20,000 की मैंने जो मशीन खरीदी थी वो मोर देन 180 डेज के पहले, मतलब 180 दिन से ज्यादा में खरीदी, तो खरीदी भी यही थी, है ना, क्योंकि हमने अकाउंटिंग एंट्री मई तक करी है। लेस देन 180 डेज में जीरो आ गया, सेल्स कुछ हुई नहीं, तो टोटल मेरा आ गया 20,000। अब यहाँ पे वैसे डेप्रिसिएशन तो ऑलरेडी कैलकुलेट करा हुआ है, तो इक्वल टू करके डेप्रिसिएशन पे हम क्लिक करेंगे यहाँ पर,
तो ये 2000 मेरा आ गया और 18,000 मेरा क्लोजिंग बैलेंस आ गया, विच इज मैचिंग विद दिस नंबर, ठीक है। बट जनरली होता क्या है आपको पता ही है, ये मैंने जस्ट आपको दिखाने के लिए करा है यहाँ पर कि ये डेप्रिसिएशन हम ऑलरेडी वहां पे लिख चुके थे 2000 का, इसलिए ऐसा हो रहा है। अब बेसिकली कैलकुलेट किस तरीके से होगा मैं आपको यहाँ पे अलग से दिखाता हूँ। अभी इसको मल्टीप्लाई बाय दिस 15%, ठीक है। तो 3000 का मेरा डेप्रिसिएशन आ गया, बट एक्चुअल में हम ऑलरेडी वहां पे 2000 लिख चुके हैं, तो अभी हम एज्यूम करेंगे 2000 ठीक है मेरा, ठीक है। तो ये हमारा 18,000 क्लोजिंग बैलेंस आ गया। तो P&L में यहाँ से मैं इक्वल टू दबाऊंगा और इस वाली शीट में आ जाऊंगा। इस वाली शीट में जब मैं आऊंगा तो डेप्रिसिएशन पे क्लिक करूंगा, ये मेरा आ गया, ठीक है 2000, और ये मेरा टोटल नेट प्रॉफिट जो आ गया वो आ गया 8,000, जो कि हमारा आ भी रहा था, ठीक है। बैलेंस शीट में मैं आऊंगा, बैलेंस शीट के अंदर अगर मैं आऊंगा तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेरा जो रिटर्न डाउन वैल्यू है इसको भी कर देते हैं अपडेट साथ साथ, ठीक है। रिटर्न डाउन जो वैल्यू है, मतलब जो हमारी जो भी हमारी रिटर्न डाउन वैल्यू जो थी ओपनिंग में, उसको हम डालना पड़ेगा यहाँ पे। तो हमारी तो रिटर्न डाउन वैल्यू 0 थी, तो 0 कर देते हैं इसको। यहाँ पे मेरा जो एडिशन हुआ है वो कितना हुआ है, तो हमारा एडिशन हुआ है 20,000 का, ठीक है। सेल्स कितनी हुई है, 0 हुई है। डेप्रिसिएशन कितना माइनस होगा, तो डेप्रिसिएशन मेरा 2,000 रुपये माइनस होगा, तो मेरा 18,000 रुपये का नेट वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो इस तरीके से मेरी 18,000 की नेट वैल्यू आ गई है। अगेन बाकी जो चीजें वो अपडेट कर लेते हैं। कैपिटल के लिए मेरे को कैपिटल शेड्यूल मेरे को बनाना पड़ेगा, तो शेड्यूल के लिए मैं, ये रहा मेरा कैपिटल का शेड्यूल, इसको उठा के यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। तो कैपिटल का शेड्यूल है बैलेंसिंग ओपनिंग, ये बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड मतलब जो ओपनिंग बैलेंस था, तो ओपनिंग बैलेंस तो 0 था मेरा। यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट आ रहा है इक्वल टू दबा के नेट प्रॉफिट पे हम चले जाते हैं, और मतलब जो P&L है उसके अंदर से नेट प्रॉफिट लेकर आ जाते हैं। और यहाँ पर हमें क्या है डालना पड़ेगा, बाय एडिशन ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर। जो भी मैंने कैपिटल एडिशन करी, तो जैसे आपको पता ही है जो कैपिटल इक्वल टू, जो हमने कैपिटल एडिशन करी थी कितनी करी थी, 1 लाख की, ठीक है। 1 लाख की कैपिटल एडिशन करी थी, 1,08,000 रुपये मेरा ये आ गया। यहाँ पे मेरा जो ड्रॉइंग मेरी 0 है, और बैलेंस जो मतलब जो ब्रॉड फॉरवर्ड होगा वो कितना होगा, 1,08,000। तो 1,08,000 रुपये मेरा बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड आ गया। बैलेंस शीट में मैं आऊंगा, इससे मैं बोलूंगा शेड्यूल रेफर कर ले। शेड्यूल मतलब जो है ये मेरा 1 है शेड्यूल, देखो यहाँ पे लिख भी रखा है शेड्यूल 1, और यहाँ से मैं क्या करूंगा इक्वल टू दबाकर यहाँ पे इस वाली शीट में आकर 1,08,000 रुपये लिख दूंगा। अब लॉन्ग टर्म फंड कुछ जो लिया था हमने, लॉन्ग टर्म जो लोन लिया था आपको पता ही है, इक्वल टू दबाकर इस वाली शीट में आ जाऊंगा, ठीक है। इस वाली शीट में आकर आप देखोगे यहाँ पर जो है मेरी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी यहाँ पर आ रखी है, ठीक है। तो इस हिसाब से इक्वल टू दबाकर सम का फॉर्मूला लगाऊंगा यहाँ पर। ये सारी चीजें ऑलरेडी सिखा चुका हूँ मैं आपको एक्सेल वाली, ठीक है। ये मत बोलना कि नहीं आती मेरे को, तो अगर नहीं आती है तो अगेन आई बटन पे क्लिक करके देख लेना इसको, ठीक है। तो ये 1,28,000 रुपये मेरा टोटल जो मेरा सोर्स ऑफ फंड है वो आ गया यहाँ पर। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो मेरे पास जो अनसिक्योर्ड जो क्रेडिटर है, मेरे पास जो क्रेडिटर है वो तो है ही नहीं कुछ, क्रेडिटर तो मेरे 0 है। क्रेडिटर कुछ है 2,000 रुपये मेरे सन्ड्री डेटर्स हैं। क्रेडिटर्स मतलब मैंने कोई भी लोन, कोई भी उधार पे तो सामान लिया नहीं था, अभी के लिए इसको 0 कर देता हूं मैं। अनसिक्योर्ड लोन किसी को मैंने दिया नहीं कुछ। उसके बाद स्टॉक इन ट्रेड मेरा 0 है। कैश एंड बैंक बैलेंस यहाँ पर क्या कर सकता हूँ मैं, क्या इक्वल टू दबा के, या तो मैं इसका शेड्यूल बना लूँ, शेड्यूल बनाने की जरूरत नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर कैश जो अमाउंट है वो यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद बाकी क्या चीजें हैं इसके अलावा सन्ड्री डेटर्स हैं, तो सन्ड्री डेटर का एक अलग से बना देता हूँ यहाँ पर मैं, सन्ड्री डेटर्स, ठीक है। अभी बनाया कैसे पहले उसको समझ लेते हैं। अगर आप लोगों को इन केस मैंने क्या करा, इसको इस यहाँ पर आया, नीचे आया या ऊपर चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, यहाँ पर आओ, यहाँ पे पूछेगा इंसर्ट, डिलीट कहाँ से आ गया ये, इंसर्ट पे आप क्लिक करोगे। जैसे इंसर्ट पे क्लिक करोगे तो पूछेगा कहाँ पे आपको रॉ या कॉलम क्या क्रिएट करना है आपको, तो मैं बोलूंगा एंटायर रॉ क्रिएट कर दे। जैसे आप एंटायर रॉ पे क्लिक करोगे वैसे ही ऊपर की जगह पर ये एंटायर रॉ इसने क्रिएट कर दी। यहाँ पे आप लिख सकते हो सन्ड्री डेटर्स, ठीक है। स्पेस करके मैं थोड़ा सा आगे की तरफ आ गया। तो सन्ड्री डेटर के लिए मैं क्या करूंगा, इक्वल टू दबाकर सन्ड्री डेटर्स में आकर 2,000 रुपये क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो ये मेरा आ गया। इसके अलावा कुछ छूटा हुआ है मेरा, बैलेंस कैश इन हैंड हो गया, मशीन आ गई मेरी, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स और ड्यूटीज एंड टैक्सेस बचे हुए हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक यहाँ पर मेरा जो करंट लायबिलिटी है यहाँ पर एक शेड्यूल बना लेते हैं। यहाँ पर ये मैं आपको शॉर्टकट के थ्रू कर रहा हूँ, आप वही लॉन्ग जैसे आप करते हो वैसे ही करो, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्लिक करा, कैसे क्लिक करा, यहाँ पे इसको क्लिक करा, इंसर्ट करा, एंटायर रॉ, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा अदर करंट लायबिलिटी, ठीक है। अब अदर करंट लायबिलिटी के अंदर मैं यहाँ पे नोट्स 2
यहाँ पे नोट्स टू पीएल की जरूरत नहीं है मेरे को, तो मैं इसको हाइड कर सकता हूँ, इक्वल मतलब राइट क्लिक करके इसको हाइड कर दूँ इस पेज को। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं आऊँगा नोट्स टू बैलेंस शीट के अंदर, या नोट्स टू बैलेंस शीट के अंदर भी अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मेरे को इसकी भी जरूरत नहीं है तो इन सबको हटा सकता हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा अदर करंट लायबिलिटी लिखूंगा। ठीक है, अदर करंट लायबिलिटी के अंदर मेरे को दो चीज़ें हैं, एक तो प्रोविज़न, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स, उसके बाद बाकी की जो मेरी जीएसटी लायबिलिटी लिख सकता हूँ, या फिर मैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस जो मेरे को पसंद आ रहा है वो मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इक्वल टू दबाकर ट्रायल बैलेंस में आ जाऊँगा, ट्रायल बैलेंस में आऊँगा, प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स यहाँ पे डाल दिया, उसके बाद जीएसटी लायबिलिटी में इसको फॉर्मूला गलत लगा हुआ है यहाँ पर, ट्रायल बैलेंस में आया, उसके बाद दिस माइनस दिस, तो मेरी 1800 की मेरी लायबिलिटी थी जो कि अभी पेंडिंग है पे करना, इक्वल टू सम। ठीक है, ये एक्सेल में आप लोगों को ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, अगेन मैं बोल रहा हूँ ये चीज़ें, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ, तो कहीं पे आपको कोई डाउट है आप स्टिल आप पूछ सकते हो मेरे से। ठीक है, तो ये मैं बैलेंस शीट में आया, इसको मैंने अदर करंट लायबिलिटी को यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शेड्यूल 2 और लिंक लगाया और यहाँ पर आकर 6800। ठीक है, तो ये मेरा इस तरीके से माइनस दिस। ठीक है, तो ये मेरा आ गया। अब इसमें मैंने इन दोनों को, ये दोनों ऐड हो रखे हैं, अब इसमें क्या फॉर्मूला लगा हुआ है, फॉर्मूला देख लेते हैं एक बार। तो ये क्या कर रखा है मैंने, सम 22 से 25 तक मैंने ऐड करा, उसमें से माइनस कर दिया मैंने C27, C28 और C29। अब यहाँ पे आप देखोगे बैलेंस शीट के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, वो थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा किस वजह से आ रहा है, दिस माइनस दिस। ठीक है, तो 6800 का डिफरेंस आ रहा है, 6800 का यहाँ क्यों डिफरेंस आ रहा है, अच्छा अदर करंट एसेट्स के अंदर कुछ कांड हो रखा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे दो लिंक लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या है, देखो ये शॉर्टकट है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, कंट्रोल और एक बटन होता है, ये आपको स्क्रीन पे नजर आ जाएगा कौन सा बटन की बात कर रहा हूँ। पी के जो साइड वाला जो बटन है, पी जहाँ पे आपका लिखा होता है पी फॉर पैरेट, उसके साइड वाला जो बटन है वो आपको दबाना है, कंट्रोल प्लस दैट बटन। जैसे आप जाओगे यहाँ पर आ जाओगे, तो उसके बाद आप F5 दबाओगे, F5 दबा के इस तरीके की आपके पास स्क्रीन आएगी, आपको ओके कर देना है, आप वापस उसी मतलब जहां पर आप पहले थे वहां पर आ जाओगे। ठीक है, तो अगर आपको लिंक पे जाना है, किसी भी लिंक पे जाना है, तो कैसे जाना है, कंट्रोल प्लस पी के साइड वाला बटन। ठीक है, इसको क्या नाम है मेरे को भी नहीं पता। तो उसके बाद आपको क्या करना है, दोबारा वापस वहीं जाना है, तो F5 दबा कर वापस आप चल दिए वहां पर। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है, ये गलत है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको डिलीट मार देंगे। कैसे डिलीट मारना है, इसको राइट क्लिक डिलीट, उसके बाद एंटायर रॉ डिलीट हो गई। ठीक है, अब हमारे पास बैलेंस शीट हमारी मैच कर गई, 0 का डिफरेंस आ गया। ठीक है, हमने वो निकाला, इसको मैंने हटाया, अब ये हमारे पास बैलेंस शीट बनके तैयार हो गई। अब देखो थोड़ा सा एक्सेल को यूज करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, थोड़ी सी फॉर्मेटिंग गलत हो रखी है, यहाँ पे देखो गायब हो रखा है ये, तो इसको क्या करेंगे हम, थोड़ा सा ये दबाएंगे। अब मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि यहाँ से आपका बॉर्डर्स बनते हैं, तो ये क्या करना है, आपको लेफ्ट बॉर्डर आपको बनाया थोड़ा सा, उसके बाद राइट बॉर्डर भी बना दो। ठीक है, इस तरीके से बन गया। उसके बाद यहाँ पर जैसे अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम है वो लिख सकते हो आप, तुषार एंड कंपनी न्यू दिल्ली। ठीक है, पैन नंबर जो भी था, ठीक है लिख देना यार, मतलब मैं आपको जैसे बता रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से करना है। उसके बाद यहाँ ट्रायल बैलेंस को उठा के वापस वहाँ कर देते हैं पीछे, नोट्स टू बैलेंस शीट हमारे पास आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये डेप्रिसिएशन शेड्यूल आ गया, P&L हमारे पास आ गया, कैपिटल हमारे पास आ गई, बैलेंस शीट हमारी फाइनेंशियल रेडी हो गए हैं। अब हमें क्या करना होगा, यूनिट जनरेट करना होगा। लेकिन अभी क्या है, आप लोगों को थोड़ा और समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर कुछ चीजें करते हैं। अब इसके अंदर थोड़ा सा और समझाने के लिए कुछ और चीजें करते हैं। अब इसके अंदर बेसिकली अब हम ये अज्यूम करते हैं कि आपकी कुछ ऐसी एंट्री, कुछ ऐसी चीज हुई है आपकी जो आउट ऑफ द बुक्स हुई है, यानी कि आप कुछ ऐसी एंट्री थी जो फाइनेंशियल में मतलब टैली में आप डालना भूल गए, तो आप क्या कर सकते हो, उसको आउट ऑफ द बुक्स एंट्री बोलते हैं उसको। ठीक है, तो आउट ऑफ द बुक्स आप कैसे करोगे, आप एक शीट क्रिएट करोगे, यहाँ से इसको, इसका नाम आप दे दो, डबल क्लिक यहाँ पे करके, आउट ऑफ द बुक्स। ठीक है, आउट ऑफ द बुक्स आप यहाँ पे इसका नाम दे दो। तो जैसे आप इसका नाम दोगे आउट ऑफ द बुक्स, यहाँ पे जैसे मान लो कि पहली एंट्री में मारता हूँ, एक एंट्री हम भूल गए, कौन सी, हम एक्सपेंसेस का प्रोविजन बनाना भूल गए। एक्सपेंसेस का प्रोविजन, कौन सा एक्सपेंसेस का, मान लो कि मैंने कुछ ऑडिट की जो फीस थी उसका प्रोविजन बनाना है, तो उसकी एंट्री डालना भूल गया। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी, ऑडिट फीस की, ऑडिट फीस एक्सपेंसेस मतलब ऑडिट फीस अकाउंट डेबिट टू
ऑडिट फीस पेबल, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कैसे एंट्री बनती है। कैसे एंट्री बनी है, ये मेरा एक्सपेंस है, एक्सपेंस कहाँ पड़ता है मेरा डेबिट के अंदर, ये मेरी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी कहाँ मेरी बढ़ती है मेरी क्रेडिट के अंदर। ठीक है, तो मान लो ये 10,000 रुपये एग्जाम्पल, ये 10,000 रुपये। ठीक है, तो आपकी ऑडिट फीस होगी 10,000, ऑडिट फीस पेबल होगी 10,000 रुपये। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये आउट ऑफ द बुक्स एंट्री इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अब मान लो एक एंट्री आप और डालना भूल गए थे, आपको याद है यार आप एक चीज परचेज करके लाए थे, कुछ मटेरियल परचेज करके लाए थे, लेकिन वो क्लोजिंग स्टॉक में ही रह गया था जो कि 2,000 रुपये का था। तो आपने क्या करा परचेज, और वो खरीद के लाए थे आप रामू से, टू रामू। ठीक है, रामू से खरीद के लाए थे, तो यहाँ पे आपने क्या करा 2,000 प्लस 2,000, ये आपकी आउट ऑफ द बुक्स एक एंट्री हो गई। ठीक है, तो ये तो आपका असेट्स हो गया, इसको हम इन्वेंटरी भी यहाँ पे डाल सकते हैं। ये हमारा रामू हो गया जो कि क्रेडिटर्स है, यानी कि लायबिलिटी है। लायबिलिटी कहाँ बढ़ती है मेरी, कि रामू मेरा बढ़ गया तो कहाँ बढ़ा वो मेरा क्रेडिट साइड, असेट्स मेरा कहाँ बढ़ता है डेबिट साइड। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी लेट्स से ये 2 एंट्रीज थी। तो हमें अब ये 2 एंट्री आउट ऑफ द बुक्स हमें करनी है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो हमारा जो परचेजेस है यहाँ पे एक, आप इसको ओपन करो। ओपन कैसे करना है, F2 से। ठीक है, F2 से आपको ओपन करना है। प्लस कहीं पे भी आपको कोई भी डाउट होता है ना, जैसे किसी भी जगह पर आप किसी भी पॉइंट पर हो तो पूछ लेना आप में से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। ठीक है, बाकी जैसे मैंने आप लोगों को बताया लाइव आकर मैं आप लोगों के डाउट भी क्लियर करूंगा जल्द ही। ठीक है, तो वापस आप यहाँ पर आ सकते हो आउट ऑफ द बुक्स के अंदर। यहाँ पर आप क्या करोगे, परचेज क्या प्लस परचेज करके 2,000 रुपये आप एंटर कर दोगे, बंद कर दोगे इसको। लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक ही बढ़ जाएगा मेरा 2,000 से, तो इक्वल टू करोगे 2,000 रुपये मेरा यहाँ क्लोजिंग स्टॉक में बढ़ गया। ठीक है, प्रॉफिट मेरा कुछ हिलेगा नहीं, इससे कोई इंपैक्ट आएगा नहीं। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर एक तो बैलेंस शीट के अंदर आपका कहाँ पे इंपैक्ट आएगा, एक तो यहाँ पे आपका क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया तो बैलेंस शीट में भी आपका क्लोजिंग स्टॉक बढ़ जाएगा। आउट ऑफ द बुक्स में जाकर क्लोजिंग स्टॉक आपका बढ़ गया। ठीक है, उसके बाद आपका जो भी आपके क्रेडिटर्स हैं वो आपके बढ़ जाएंगे, इक्वल टू रामू। इस तरीके से क्रेडिटर आपके बढ़ गए। अगेन ये 1,28,000 ही आ गया। ठीक है, तो 1,28,000 पहली एंट्री ये हमारी हो गई है जो कि आउट ऑफ द बुक्स थी। आउट ऑफ द बुक्स में हम तब करते हैं अगेन जब मैं कोई एंट्री करना भूल जाता हूँ, क्योंकि बड़ी दिक्कत होती है। देखा आपने कितनी बड़ी झंझट हो गया इसके अंदर, कितनी दिक्कतें हो गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब नेक्स्ट हमारा जो है, हमारी जो नेक्स्ट एंट्री थी आउट ऑफ द बुक्स वाली वो थी ऑडिट फीस की। ठीक है, तो ऑडिट फीस को वहीं रख लेते हैं ना, आउट ऑफ द बुक्स को। मान लो कि मेरी कुछ एंट्री थी जो कि ऑडिट फीस की थी, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ऑडिट फीस इक्वल टू ऑडिट फीस 10,000। यहाँ पे इसको देखो, यहाँ पे F2 करा आपने, इसको आप यहाँ पे चेंज करके ना बैक स्पेस से चेंज करके 17 आप इसको कर दोगे, तब भी आपका ये 2,000 रुपये माइनस लॉस आ गया अब हमारा 2,000 रुपये का। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है ऑडिट फीस पेबल। इसके अंदर आप देखोगे बैलेंस शीट अब हमारी मैच नहीं करेगी क्योंकि हमने ऑडिट फीस पेबल को अभी हमने कंसिडर नहीं करा है। तो अभी ये मानता हूँ इसके अंदर जो हमारा ये प्रोविजन बना हुआ है, तो प्रोविजन हम 2 जगह पे कंसिडर कर सकते हैं, या तो सन्ड्री क्रेडिटर में भी कंसिडर कर सकता हूँ मैं इसको, या फिर अदर करंट लायबिलिटी में भी कंसिडर कर सकता हूँ। मतलब डिपेंडिंग अपॉन अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं। तो मैं अभी अदर करंट लायबिलिटी में जाता हूँ। अदर करंट लायबिलिटी में यहाँ पर एक मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, इंसर्ट और एंटायर रॉ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रोविजन फॉर ऑडिट फीस पेबल इक्वल टू करके आउट ऑफ द बुक्स में जाता हूँ और यहाँ पर मैं 10,000 को एंटर कर देता हूँ। इसका फॉर्मूला 11 कर देता हूँ इसको। ठीक है, बैलेंस शीट में आता हूँ वापस से, आप देखोगे 1,28,000 बैलेंस शीट मैच्ड। ठीक है, बैलेंस शीट मैच करनी चाहिए, बड़ा मजा आता है। याद है आपको बचपन के अंदर जब हमारी बैलेंस शीट मैच कर जाती थी कितना मजा आता था। उसी तरीके से मजा आता है जब आप एज अ प्रोफेशनल जब आप बैलेंस शीट को मैच करते हो, ऑनेस्टली उतना ही मजा आता है। अभी तो छोटी फाइनेंशियल है, आपको इतना कुछ दिख नहीं रहा है इसके अंदर, बट जब बड़े बड़े जो फाइनेंशियल होते हैं, मतलब जब 10,000 करोड़ के टर्नओवर वाली जो फाइनेंशियल्स होते हैं उसको मैच करना यार मजा बड़ा आ जाता है उसके अंदर। ठीक है,
तो वो सारी चीजें अगर वो स्ट्रीमलाइन है, उस तरीके से चीजें सारी चीजें स्ट्रीमलाइन है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। सिर्फ आपको क्या होता है, कहीं आप फाइनेंशियल देखोगे, आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं दिखाऊंगा, वैसे जब हम कंपनीज के जो फाइनेंशियल है उसकी बात करेंगे, उसके अंदर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि जो सिर्फ आप कई क्लाइंट क्या होते हैं इस तरीके से होते हैं जो मेरे पास, जिनका मैं ऑडिट करता हूँ, सिर्फ ट्रायल बैलेंस उनका डालो, फॉर्मेट सब पहले से बने पड़े हैं सारे, ऑलरेडी सारे रेडी है फॉर्मेट सर, जस्ट उनका आप ट्रायल बैलेंस डालो और सारे फाइनेंशियल बनके रेडी ऑटोमेटिकली, ठीक है। इस तरीके से होता है, बैलेंस शीट मैच P&L सब कुछ सही, सब कुछ हो जाता है उसके अंदर, सिर्फ आपको जस्ट ट्रायल बैलेंस डालना है। तो वो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से होता है, वो चीज भी थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं इसके अंदर जो कि हमारा आई थिंक सारी चीजें कवर हो गई हैं। 2000 का हमारे पास लॉस आ गया, उसके बाद डेप्रिशिएशन शुरू बन गया, नोट्स टू इसके अंदर और क्या बता सकता हूँ मैं आपको। अच्छा, यहाँ पे शेड्यूल 2 भी डाल दो आप इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि दोनों जगह पे रेफरेंसिंग आना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद उसके बाद साइन वाइन कराओ अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से, और बाकी साइन वाइन करा लो प्रोप्राइटर से भी। बैलेंस शीट आ गई, लॉन्ग टर्म लोन आ गया, बाकी ठीक है यार। मतलब यही, मतलब देखो यार, आप इसके अंदर कोई लिमिट तो है नहीं चीजें आपको बताने की, आपको जस्ट मैंने बता दिया फॉर्मेट किस तरीके से होता है, कैसे क्या होता है, ठीक है। अब आपको अगेन किस तरीके से एंट्री मारनी है, मतलब जितनी एंट्रीज रहेंगी, जितनी ज्यादा बड़ी फाइनेंशियल रहेगी, उतना ज्यादा थोड़ा सा झंझट रहेगा इसके अंदर, बट बनती ऐसी है, ठीक है, बनता ऐसी है। साइन वाइन कराओ बढ़िया तरीके से आप और सुकून पाओ, ठीक है, यही है इसके अंदर। बाकी यार मैं आपको कुछ एक्सरसाइज करने के लिए भी दूंगा। एक्सरसाइज क्या करने के लिए दूं आपको, मैं बोलूंगा, रिकमेंड करूंगा कि जो टैली के अंदर मैंने आपको एक्सरसाइज दी थी करने के लिए, उसके थ्रू आप एक नई जो आपने एक टैली बनाओ, उसके अंदर जो भी टैली बनाई है आप क्या करो, आप उसके थ्रू एक फाइनेंशियल बनाओ खुद से, ठीक है, खुद से कुछ फाइनेंशियल्स बनाओ, और फाइनेंशियल बना के आप, जैसे मैंने आपको बोला कि अपने ही जो भी दोस्त हैं आपस में, जो भी सीनियर्स हैं जूनियर्स हैं, उनसे चेक करवाओ। और मैं थोड़ा सा ना कुछ प्लान कर रहा हूँ टेलीग्राम चैनल बनाने का। टेलीग्राम चैनल कुछ इस तरीके का कि जो भी ऐसे जो लोग हैं जो सीखना चाहते हैं बेसिकली उनके लिए, ठीक है, तो उनके लिए एक चैनल बनाने का मैं सोच रहा हूं। तो आप मेरे को भी बताना कि किस तरीके, मतलब बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, ताकि आप लोग आपस में सीख सको, था सा जो भी आपस में रहकर सीख सको, और जो आपकी जो लर्निंग है वो, क्योंकि यार क्या होता है, दो लोगों के साथ आप कोई लर्न करते हो, कोई भी चीज जो भी बंदा होता है, अगर मैं भी हूं, अगर किसी के साथ मैं लर्न करूंगा थोड़ा सा, तो मेरी जो नॉलेज होगी वो डबल होगी, डबल स्पीड से इंक्रीज होगी, ठीक है, क्योंकि दोनों का नॉलेज लगेगी, दोनों की चीजें लगेंगी। तो मैं रिकमेंड करूंगा किसी के साथ करो, आप साथ में करो। तो ये चीजें थी। बाकी मैं कुछ जो भी, अगर आप मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट कुछ लगेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां पे जाकर डाउनलोड कर सकते हो। ये चीज तो मैं दे दूंगा आपको, जो ये जो मैंने अभी ये बनाया आपके सामने, ये फॉर्मेट दे दूंगा मैं आपको, तो आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हो। बाकी आप यार साथ साथ जो भी चीजें मैं कर रहा हूँ, इसको साथ साथ करो आप चीजों को। और आपका कोई भी किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। बाकी यार वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।